जय हिंद दोस्तों, मैं अजय गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ सीखो सब पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक बेहतरीन लाइफ आप सभी जी रहे होंगे। दोस्त, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी एक सच्चाई के साथ, एक ईमानदारी के साथ आप सभी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहले एक क्लास हमने ली थी, मतलब 2 से 3 क्लास इससे पहले हो चुकी हैं, और एक और नई क्लास, मतलब आप कह सकते हो कि एकदम क्या क्वेश्चनों का, मतलब जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित हैं, जो आपके एग्ज़ाम में जो मैथ आता है उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं, यानी उनकी एकदम क्रीम खींच करके, क्रीम को मैंने छांट करके इधर रखता जा रहा हूँ। 10-10 क्वेश्चन का हमारा सेशन चल रहा है दोस्त। 10 क्वेश्चन के बाद वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। 10 के बाद 15 क्वेश्चन भी लेंगे, फिर 20 भी लेंगे और 25 भी लेंगे। और शुरुआत में जो इनका लेवल रहेगा वो एक ईजी, एक बेसिक वाला लेवल है। वैसे वैसे हमारा लेवल भी आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और दोस्त, जो भी पहली बार मेरी वीडियो को देख रहा है तो भाई मैं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि कोई आपका साथी ऐसा जो तैयारी कर रहा है एसएससी जीडी की या एसएससी में किसी भी एग्ज़ाम की या किसी भी मतलब पुलिस एग्ज़ाम की जिसमें मैथ आता हो, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली क्लास है भाई, है ना। ठीक है, बिल्कुल छोटी छोटी बात मैं आपको बता के चलूँगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके चलूँगा। देखो, पहला क्वेश्चन है 16 की पावर 0.16 गुणा 2 की पावर 0.36। इसका मान पूछ रहा है सीधा सीधा, है ना। इसका वो क्या पूछ रहा है दोस्त, इसका वो मान पूछ रहा है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, सबसे पहले अगर ये आधा, मैं इनको जोड़ सकता था, है ना भाई, मैं इनको जोड़ सकता हूँ, लेकिन ये जुड़े कैसे? जब तक हमारा आधार समान नहीं होगा तो हम इनको जोड़ कैसे लें? अब एक बात बताओ, तो इस 16 को मैं कैसे कर सकता हूँ? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब देखो 1 2 3 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब 2 की पावर 4 करने पर, 2 की पावर 4 करने पर ये हमारा क्या हो जाएगा? 16 ही तो बनेगा। और इधर दो है ही पहले से ही, तो अब हमारा आधार समान हो गया। अब ये 2 की पावर 4 कितना है? 0.16, और ये कितना है? 0.36। अब मुझे एक बात बताइए, क्योंकि 2 की पावर 4 है ये, तो जब ब्रैकेट के ऊपर पावर होती है तो क्या करते हैं? वो आपस में गुणा करती है। यानी कि मैंने आपको बता रखा हूँ, a की पावर m और इसकी पावर में n हो तो क्या होता है? a की पावर m इंटू n, यही तो होता है। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, कई बार समझा चुका हूँ बेसिक क्लास में भी। तो जब 4 का इसमें गुणा करेंगे तो देखो 0.16 में किसके 4 की जब गुणा करेंगे तो 4 से 24 का 4, 2 4 एकम 4 2 6, है ना। तो कितना जाएगा देखो, और 4 0 0 जाएगा ऐसे करके, तो कितना आ गया ये आ गया 0.64। ठीक है ना, कितना आ गया? 0.64। देखो, अब आप ये कह सकते हो कि 2 की पावर 0.64 तो यहाँ हो गया, गुणा में 2 की पावर 0.36 यहाँ हो गया। ठीक है ना। अब देखो, इन दोनों का बेस, इन दोनों का आधार क्या हो गया? इन दोनों का आधार मेरे दोस्त समान हो गया। ठीक है ना। तो जब आधार समान हो जाता है, जब आधार समान हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि पावर को क्या करते हैं? आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कि 2 की पावर, देखो 0.64 भाई, 0.64 और 0.36 कितना होता है आपस में? 6 4 10 की 0, हाँ चलो 6 3 9 1 10 की 0 1, तो 1 ही होता है। तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, और 2 की पावर 1 का मतलब तो मेरे दोस्त 2 ही होता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया निकल के कितना? 2। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ 16 था, यहाँ 2 था। हमारा बेस अगर समान होता है तो घातों को जोड़ देते हैं, लेकिन जब बेस समान नहीं होता तो घात नहीं जुड़ सकती। तो हमने ये बेस समान हमने बनाया। अब कैसे बनाया मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है दोस्त, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला सवाल क्या है हमारा? अगला सवाल बेसिक सा सवाल है, बहुत इजी सा सवाल है। क्या है? अंडर रूट 625। देखो, इसका मतलब वर्गमूल का ये चिन्ह किसका दर्शाता है? वर्गमूल को। अंडर रूट 625/11 इंटू 14 बटे अंडर रूट 25 इंटू 11 बटे अंडर रूट 196। तो दोस्त, आप कह सकते हो कि 625 का वर्गमूल कितना होता है? तो आप कहोगे जी 25 होता है ना। बटे में कितना? 11 दे रखा है। गुणा में 14 ऊपर है ही है, नीचे कितना है? 25। तो आप कहोगे 25 का वर्गमूल कितना होता है? तो कहोगे जी 5 होता है। गुणा में ऊपर कितना है? फिर से 11 है, और नीचे कितना? 196। तो आप कहोगे 196 का वर्गमूल कितना होता है? तो 14 ही होता है ना।
हाँ जी, बिल्कुल 14 होता है। तो जो चीज़ ऊपर गुणा में है और बटे में है वो आपस में कट जाएगी। जैसे देखो 14 से पूरा पूरा 14 कट जाएगा, क्योंकि एक ये गुणा में है और एक बटे में है। 11 से पूरा पूरा 11 कट जाएगा। अब ऊपर कितना बचा 25 और नीचे कितना बचा 5। तो 5 से 25 कितने बार कटेगा, 5 बार ही कटेगा। तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्त, 5 निकल के आ गया इसका आंसर। ठीक है ना, इसका आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि ये वाला सवाल भी आपकी समझ में आ गया होगा। दोस्त मैं कहता हूँ कि अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो आप लाइक तो मतलब अपने आप करोगे ही, पर यार आप इसको ना शेयर जरूर कर देना। जो भी आपके ग्रुप हो, कुछ मतलब जितना भी जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो ना, या एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या किसी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए ना ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मतलब उनका एक बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इन सवालों को करने से। और देखना, आपको इन्हीं सवालों में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है ना, ये बिल्कुल क्रीम को निकाल करके मैंने यहाँ रख दिया है। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और जो रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं मैंने एक ही क्वेश्चन को, इन्हीं में से एक क्वेश्चन को मैंने 3-3 4-4 बार मतलब किसी ना किसी एग्जाम में आते हुए देखा है। ठीक है, वो अलग बात है कि किसी का किसी सेट में आ जाता है, किसी का किसी सेट में आ जाता है। ठीक है ना, चलो अगला सवाल क्या है हमारा। अगला सवाल है 7.5 इंटू 7.5। अच्छा, एक ही बात हमारा 2 बार हो गई है। ठीक है, प्लस 2.5 इंटू 2.5, यहाँ पे 2, एक ही बात 2 बार हो गई। और इंटू इतना, भाई इतना तो समझ में आ रहा है। क्या इतना, अगर यहाँ ऐसे होता कि प्लस 7.2 है ना, 2 ऐसा होता है यहाँ पे, प्लस 2 गुणा में 7.2 गुणा में कितना 2.5, तो हम तुरंत, हमारा दिमाग ये लग जाता कि भाई 7.5 गुणा में 2.5, तो हम कह सकते थे कि देखो ये जो दोनों संख्या हैं भाई, अगर मैं 7.5 को a मान लूँ तो यहाँ क्या आएगा, a गुणा में a। ऐसे यहाँ अगर मैं इसको b मान लूँ तो b गुणा में b। तो यहाँ से तो ये कितना बन के आ गया निकल के, a गुणा में, ये तो मतलब a स्क्वायर, प्लस लग रहा है बीच में, ये आ गया b स्क्वायर। तो यहाँ अगर देखो 2ab अगर ऐसे दिख जाता आपको, तो आप तुरंत दिमाग लगा देते, अरे वाह, ये तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। लेकिन क्या 37.5 इतने का मतलब ही होता है क्या, बिल्कुल होता है। जब हम इनके आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 37.5 ही आएगा। तो इसका मतलब भी कितना है भाई, 37.5 का मतलब कितना है, इतना। ठीक है ना, तो आप कह सकते हो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला बन गया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसको दर्शाता है, वो तो भैया ये देखो, मैंने क्या बोला था कि कहीं कहीं फॉर्मूला हमको खोलना पड़ेगा और कहीं कहीं खुला आएगा, और हमें उसको जोड़ना पड़ेगा। तो हम इसको जोड़ रहे हैं अब, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में जोड़ रहे हैं इसको। ठीक है, तो मैंने a का मान किसको माना था, 7.5 को, 7.5 को, प्लस b का मान किसको माना था, 2.5 को, और इसका क्या हो रहा है भैया, स्क्वायर होता है। अच्छा ठीक है, 7.5 मतलब 7.5 और 2.5 कितना होता है, ऐसे तो कह सकते हैं हम इसको, 7.5 और 2.5। तो 7.5 और 2.5 कितना होता है, आप कहो जी बिल्कुल 10 होता है। तो जब 10 होता है तो 10 का जब स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कितना अच्छा सवाल था, है ना, कितना बेहतरीन सवाल था। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आपके समझ में आया होगा दोस्त। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 तो मेरे को लग रहा है कि पहली क्लास में भी एक क्वेश्चन हम ऐसा कर चुके हैं, शायद। ये क्या क्या बोल रहे हैं, देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा नहीं। 8 की पावर 2/3 है, तो 8 की पावर 2/3 का मान ज्ञात करवा रहा है, बस ये सीधा सीधा। तो अगर मैं इसको देखो, मैंने क्या बताया, जब पावर का जो हर होता है ना, जो जितना भी हो, तो इस आधार को ना उसके बराबर, मतलब उसके बराबर तक तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो 2 की पावर 3 का मतलब भी तो 8 ही होता है। अच्छा, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, तो देखो ये 2 की पावर, ये तो है ही इतना, 2/3। अब ये जो 3 है, ये आपस में गुणा ही तो करेगा इसके ऊपर भाई, 2 की पावर 3 गुणा में 2/3, ये गुणा ही तो करता है। और जब गुणा और ये बटे में, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो बचा कितना हमारा बचा भाई दोस्त 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 4। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका खत्म। उम्मीद कर सकता हूँ समझ में आया होगा भाई। मैं वही कहूँगा कि अगर आपकी क्लास समझ में आती है
दोस्त अभी शुरुआत है हमारी ये, ठीक है ना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, आपको एक एक क्वेश्चन ऐसा डाल दूंगा बिल्कुल आपके ना एग्जाम में मिलेगा आपको, ठीक है ना। आपके बिल्कुल एग्जाम आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि हाँ, बशर्ते मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक बार पढ़ लिया और आप सोच रहे हो कि आपके मतलब जिस टाइम आप देख रहे हो कि हाँ हमारी तो समझ में आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन उसको क्या है, आप कॉपी किताब आपने लेने रखी है, मतलब कॉपी पेन आपने लिया नहीं और आप उसको नोट नहीं किया, आपने उसका रिवीजन नहीं किया, आपने उसको दोबारा निकाल के नहीं देखा, तिबारा निकाल के नहीं देखा, तो उस टाइम पता है क्या, उस टाइम आपका दिमाग बिल्कुल घनचक्कर गोल हो जाएगा। आप बस ऐसे बस ऊपर निगाह करके यही याद करते रहोगे कि आखिर इसका मतलब क्या था, उसका मतलब क्या था, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 4 की पावर 0.5 गुणा। अच्छा, इस क्वेश्चन में दिमाग हिल जाएगा आपका भाई, इस क्वेश्चन में दिमाग आपका हिल जाएगा और जिसको आता होगा वो आसानी से इसको कर देगा, है ना, वो आसानी से इसको कर देगा। देखो अगर मैं इसका बेस बनाऊं, क्या इसका कुछ बेस बन सकता है? बिल्कुल नहीं। देखो सबसे पहले आप कह सकते हो कि 0.5 का मतलब क्या होता है भाई, 0.5 का मतलब 5/10 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ भाई। देखो ये 0 है और ये 5 है, दशमलव हटाऊंगा तो 5 तो 5 ऐसे ही रहेगा, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं इतने एक लगा के 0 बढ़ा दो, तो ये आ गया 5/10। और 5/10 का मतलब कितना होता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2। तो क्या मैं 4 की पावर 0.5 को 1/2 कर सकता हूँ भाई? 4 की पावर 0.5 को 1/2 कर सकता हूँ, मैंने कुछ भी तो नहीं किया। इसका मतलब भी तो वही है, जैसा उसने लिख रखा वैसा का वैसा मैंने लिख दिया, गुणा में। अब ये 0.5 अभी मैंने बताया 0.5 का मतलब 1/2, तो 1/2 की पावर कितना है, ये 1/2 की पावर ये कितना है, 4। अब यार यहाँ अगर हमारा बेस अगर बन जाए, है ना भाई, मैं इसको इसके बटे में 1 तो मान सकता हूँ, पर किसी के ऊपर 1 नहीं मान सकते हम, मतलब पावर में मान सकते हैं भाई। 4 को ऐसा तो लिख सकते हैं हम 4/1, लेकिन हम इसको 1/4 नहीं लिख सकते। इसमें और इसमें बहुत फर्क आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका तो बेस समान बन नहीं रहा, अब कैसे करेंगे? अब अपना दिमाग दौड़ाओ, आप इसको कैसे कर सकते हो? देखो छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है, मात्र 2 लाइन मतलब उसका लग रहा है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप घूम जाओगे, है ना, आप बिल्कुल घूम जाओगे। देखो अभी आप इसको कैसा करोगे, एक बात बताइए मुझे, जैसे कि ये अंडर रूट में होता है, ये अगर ये अंडर रूट में होता 4, अगर ये 4 अंडर रूट में होता तो हम क्या कर सकते थे, हम इसको ऐसे नहीं तोड़ सकते थे, 4 की पावर 1/2। भाई इस 1/2 पावर का मतलब क्या है, ये अंडर रूट तो होता है। अगर इस 4 की पावर 1/3 होता तो मैं क्या कर सकता था, मैं इसको ऐसा कर सकता था, ये पावर यहाँ पे 3 लगी होती है यहाँ पे, है ना। अगर मैं इसको हटाता तो इतना आता, और इतने को अगर मैं बनाऊंगा तो इतना आएगा। तो ये बात आप समझ लेना बिल्कुल कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि मान के चलो 16 अंडर रूट में है ये, अगर मेरे को इसको हटाना तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। पहले नंबर तो डायरेक्ट ये 4 चौक 16 आ गया, है ना, 16 का वर्गमूल 4। लेकिन अगर मुझको ये वर्गमूल हटाना तो कैसे हटाएंगे, 1/2। अब क्या करेंगे, इस 2 को, क्योंकि यहाँ बटे में 2 है, इस 16 को 2 की पावर में तोड़ो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 4, और गुणा में 1/2। तो 2 से 4 कितने बार कटा, 2 बार, तो 2 की पावर 2 ही तो हुआ, और 2 की पावर 2 का मतलब भी 4। तो ऐसे आता है ये निकल के 4, ये वर्गमूल कैसे आया निकल के 4, ऐसे आता है निकल के 4, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। एक छोटी से छोटी बात बता दी मैंने आपको इसमें। तो आप कह सकते हो, आप क्या कह सकते हो कि भैया ये तो हो गया क्या, अंडर रूट 4 और गुणा में 1/2 गुणा 1/2, क्योंकि देखो ये जो 4 पावर है, अब ये 1 पर भी है और 2 पर भी है, तो मैं इसको 4 बार तक तोड़ के लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, 1/2 गुणा में 1/2, आपको समझाने की वजह से। नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट कर दूंगा 1/2 में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1/2 में 16 कर दूंगा। अब देखो अंडर रूट 4 का मतलब क्या होता है दोस्त मेरे, अंडर रूट 4 का मतलब होता है 2, और गुणा में इसका मतलब कितना है निकल के, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1/16। अब 2 से 16 कितनी बार कटेगा, 8 बार, तो 1/8 इसका राइट आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपके ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर नहीं आया हो तो दोबारा से इस वाली चीज़ को देखना, पीछे रिपीट करके मैंने ये क्या चीज़ समझाई है। अगर मान के चलो यहाँ ऐसा होता 27 और ये है, तो इसका 27 का घनमूल क्या होता है भाई, 3 ही तो होता है, 3 3 होती है 27, 3 होता है। लेकिन ये 3 निकल के कैसे आता है, ये 3 ऐसे निकल के आता है कि इस 27 के ऊपर पावर जितना ये अंडर रूट पे पावर होती है ना, उतने बटे में कर लेते हैं, तो 1/3। अब इस ये 3, जैसे ये 3 है तो इस 27 को ऐसे तोड़ो, मतलब ऐसे इसकी पावर बनाओ कि ये 3 बने, तो हम कह सकते हैं कि 3 की पावर 3 और गुणा में 1/3।
तो 3 से 3 कट जाएगा तो 3 की पावर 1 ही तो बचा, और 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही होता है, तो ये 3 ऐसे निकल के आता है। तो ये मैंने वही चीज़ तो करी, 4 की पावर 1/2 को मैंने √4 कर लिया, और √4 का मतलब 2 होता है, बाकी इधर का ये गुणा में करके आ गया, 16 कट गया 2 से 8 बार। तो उम्मीद कर सकता हूँ समझ में आ गया होगा 5वां क्वेश्चन भी। चलो छठे नंबर पर देखते हैं, छठे नंबर हमारा क्या बोल रहा है। छठा नंबर सवाल, छठा नंबर का, यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के ओहो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कल भी कराया था ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में, कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के, यानी कि परसों कराया था, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब देखो इसमें विक्रय मूल्य दे दिया, 5 वस्तुओं का क्या विक्रय मूल्य है ना, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, लागत मूल्य को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। 3 वस्तुओं के किसके, क्रय मूल्य के बराबर है। मैंने क्या बताया था भाई, विक्रय मूल्य विक्रय कर लो और इसको क्रिया कर लो, इससे समझ जाना आप। भाई विक्रय को इधर ही रहने दो, क्रिया को यहाँ से इधर उठा के ले आओ, बराबर 5 को इधर ले जाओ, तो जब 5 इधर लेके जाएंगे तो ये नीचे आएगा बटे में, और ऊपर 3 तो है ही है। तो यहाँ से आप क्या चीज़ समझ गए, यहाँ से ये समझ गए कि क्रय मूल्य तो कितना हो गया 5, और विक्रय मूल्य कितना हो गया 3। मतलब कोई चीज़ हमने 5 रुपये में खरीदी और 3 रुपये में, भाई इसको तो बेचारे को नुकसान हो गया है ना, मजबूरन उसने बेचनी पड़ी होगी कोई चीज़ है ना, मजबूरन, क्योंकि 5 रुपये में खरीद के 3 रुपये में बेच रहा है तो कोई मजबूरी होगी है ना, ठीक है, 3 रुपये में उसने बेची। तो अब आप एक बात बताओ, ये कह रहा कि हानि या लाभ प्रतिशत, तो यहाँ आप यहाँ मुझे बताओ कि उसको नुकसान हुआ या फायदा हुआ, तो आप कहोगे जी नुकसान हुआ उसको, तो यानी कि हानि हुई। कितने को हुई भाई, 5 में खरीद के लाया 3 में बेचा, तो कितने को हुई 2 रुपये की हानि हुई। अच्छा हानि या प्रतिशत कितने पे होता है हमेशा, तो मैंने कल परसों बताया था कि वो क्रय मूल्य पे होता है। क्रय मूल्य कितना हमारा 5, और परसेंटेज में लाने के लिए गुणा में 100 कर देंगे, तो 5 से जब 100 कटेगा कितने बार कटेगा, 20 बार कटेगा भाई, 20 पंजे 100, और 20 दूनी कितना हो गया, 20 दूनी हो गया दोस्त 40, तो 40% की क्या होगी उसको हानि, क्योंकि यहाँ जो चीज़ यहाँ होती है ना हमारी, यहाँ पे लाभ या हानि वही परसेंटेज में होती है, तो 40% की उसको क्या हो गई हानि। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि ये छठा वाला सवाल भी आपके समझ में, 6 नंबर भी आ गया। चलो भाई इनको लिखते रहना, आप अपने रजिस्टर में नोट कर लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के लिए। और एसएससी जीडी वालों, आपको तो मैं बता रहा हूँ, आप अगर इनको मिस कर दिया ना आपने तो आप पछताओगे बाद में, ठीक है ना, आप बाद में पछताओगे, आप कहोगे कि हाँ किसी ने कहा था कि आप इनको नोट कर लेना और एग्ज़ाम टाइम तक देख लेना कि एक एक सवाल आपके स्क्रीन पर दिखेगा, 25 के 25 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, 25 के 25 क्वेश्चन, ठीक है ना। वो कॉन्फिडेंस भर दूंगा तब तक जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, वो कॉन्फिडेंस भर दूंगा दोस्त कि मतलब 25 क्वेश्चन, देखो आपका 100 नंबर का पेपर होता है, और मेरे ख्याल से उसमें 100 नंबर के पेपर में आपको कितना 1.5 घंटे का टाइम मिलता है, 1.5 घंटे का टाइम मिलता है ना, यानी कि 90 मिनट मिलते हैं, है ना, 90 मिनट मिलते हैं 100 क्वेश्चन में, ठीक है भाई। तो मैथ मतलब कुछ बच्चों का मैथ क्या होता है कि भाई मैथ कमज़ोर है या मैथ में मतलब टाइम लगता है, पर मैं क्या बता रहा हूँ कि ये 50, ठीक है ना, देखो 25 की इसमें होती है हिंदी, ठीक है ना, और 25 की होती है इसमें जीएस, ठीक, 25 का होता है मैथ और 25 की होती है इसमें रीजनिंग, ठीक है ना। ये दो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये दोनों में आप अगर आप उनको क्वेश्चन को पढ़ के टिक भी लगाओगे ना 25 में, मतलब तो आप कह सकते हो कि एक क्वेश्चन को मतलब 1 मिनट में आप 2 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, 1 मिनट में 2 क्वेश्चन इसमें से, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो जीएस का हो, है ना, क्योंकि आपको इसमें कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको सीधा सीधा पढ़ना है, दिमाग पर जोड़ देना थोड़ा सा, मतलब 1 मिनट में मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ कि आप 2 कर सकते हो, है ना, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 3 से 4 भी कर सकते हो, कम से कम मैं 2 की बात लेकर चल रहा हूँ कि अगर आपने 1 मिनट में 2 भी करा तो आप बताओ, अगर ये 50 क्वेश्चन है तो आप इनको 25 मिनट में आराम से कर दोगे, 25 मिनट में आप इसको आराम से कर दोगे, ठीक है ना। अब बचे कितने आपके पास भाई, 90 में से 25 मिनट घटा दो, है ना भाई, 90 में से सीधा सीधा 20 मिनट घटाओ, 70 65 मिनट आपके पास बचे। अब ये 50 क्वेश्चन है ना, 50 क्वेश्चन अगर एक मिनट भी एक क्वेश्चन पे लोगे तो भी आराम से कर दोगे, है ना, एक मिनट भी लोगे यानी 50 मिनट में कर दोगे। पर ये मैं कह रहा हूँ कि जब इनका कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा ना दोस्त, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप इसको
20 से 25 सेकंड का एक क्वेश्चन मान कर चलना आप, ठीक है ना। मतलब हाईएस्ट बता रहा हूँ। आप इससे कम समय में भी करोगे, जो छोटे छोटे कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएंगे उनको आप 5 सेकंड में भी 6 सेकंड में भी करोगे, लेकिन मैं 20 से 25 सेकंड का बता रहा हूँ। मैं मैथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। रीजनिंग का कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जिसमें आपको 30 सेकंड भी लग जाए, ठीक है ना, जिसमें आपको 10 सेकंड भी लग जाए, किसी में आपको 15 सेकंड भी लग जाए, और हो सकता है किसी में आपको 40 सेकंड भी लग जाए और 1 मिनट भी आपकी लग जाए किसी क्वेश्चन में, किसी में। ये रीजनिंग की बात होती है, ठीक है ना। पर मैथ एक अपने आप में फिक्स होता है। मैथ आपका 20 से 25 सेकंड में ला दूंगा अगर आप लगातार इनको करते रहोगे ना, आप अपनी स्पीड बना लोगे, है ना, लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो 20 से 25 सेकंड का अब आप एवरेज निकाल के देख लो कि एक क्वेश्चन आप 20 सेकंड में कर रहे हो, है ना, तो 10 क्वेश्चन कितने में कर लोगे, 200 सेकंड में, है ना। और उसके बाद 20 क्वेश्चन कितने में कर लोगे, 400 सेकंड में। और उसके बाद 5 क्वेश्चन कितने में कर लोगे, 100 सेकंड में। यानी कि 500 सेकंड आपके टोटल 25 क्वेश्चन लगेंगे, और 500 सेकंड का मतलब आप लगा लो 6 48, यानी कि 8 से 9 मिनट में आप ये 25 क्वेश्चन कर रहे होगे, ठीक है ना। चलो, लेकिन भाई उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, ये आपको नोट करने पड़ेंगे। 7वां क्वेश्चन, यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। भाई ये मेरे को लग रहा है कि मैंने सबसे पहली वीडियो जब मतलब ये जो 10 महत्वपूर्ण सवाल वाली वीडियो बनाई थी, तो उसमें ये क्वेश्चन एक आया था इस तरीके का। देखो दोबारा से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और आपको आना चाहिए। यदि किसी संख्या को 121, मैंने उसमें क्या बताया था भाई, कोई संख्या है ना, कोई संख्या है और उसमें भाग देने पर कोई शेषफल बच रहा है ना। तो वो शेषफल पता क्यों बचता है, क्योंकि जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं ना वो उससे फालतू है। जैसे एक बात बताओ, यदि कोई संख्या है यहाँ पे और मैं कह रहा हूँ कि उन्हें 2 से भाग दिया जाए, 2 से भाग दिया जाए, और कह रहा है कि शेषफल 1 आए, है ना, शेषफल 1 आए, तो उसका कहने का मतलब यही तो कि जब शेषफल 1 आ रहा है तो वो 1 फालतू होगा, तो 1 फालतू होगा तो मतलब क्या है, वो संख्या 3 होगी, ऐसा करके। तो 2 एकम 2 और 1 आ गया, बच गया ना, बच गया 1, तो ऐसा मान लो। तो ये 25 आ रहा है ना शेषफल, भाई ये इससे फालतू आ रहा है। तो ये कह रहा किसी संख्या को 121 से भाग देने पर शेषफल 25 आता है, तो वो संख्या कितनी होगी, वो संख्या होगी 121 प्लस 25, 5 और 1 6, 2 और 2 4, 146। वो संख्या कितनी होगी, 146। तो कह रहा है यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित करें तो किसको, 146 को। अब कह रहा है कि इसको 146 को 11 से विभाजित करें तो शेषफल कितना बचेगा। भाई देखो 11 एकम 11, देखो 121 प्लस कितना 25, भाई 25 फालतू तो बच रहा था, तो संख्या कितनी बनी हमारी 6, 146 बनी। तो फिर कह रहा है कि इसको 11 से विभाजित करें तो 11 एकम 11, कितना बचा 3, 11 3 33, तो शेषफल कितना बचा दोस्त 3, शेषफल कितना बचा 3। ये मैंने तरीका बताया था कि मतलब हम इसको कैसे समझ सकते हैं। और दूसरा क्या बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जो शेषफल बचता है ना, जो भी शेषफल बचता है और दोबारा उसी संख्या से भाग, मतलब ऐसे बोले कि यदि उसी संख्या को जिससे भी भाग कराए, डायरेक्ट आप इस संख्या का इसमें भाग दे दो और जो भी शेषफल निकल जाएगा वही आंसर रहेगा। अब देखो 25 में 11 से भाग दोगे तो 11 दूनी 22, तो कितना बचा 3, तो ये भी यहाँ भी 3 शेषफल ही बचा। तो आप कैसे भी कर सकते हो, ये मैंने समझाने की वजह से बताया था आपको, ठीक है। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि 7वां क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक दोस्त, चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, बाकी मैं बोल दूंगा तो आप समझ जाओगे, जैसे ही मैं बोलूँगा तो आप समझ जाओगे। हल्का सा शॉर्ट में लिखा है। शॉर्ट में क्या लिखा है कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है। यदि ए किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को, मतलब बी उसे या उसी काम को 9 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर अगर काम करें, यदि दोनों मिलकर काम करें तो उन्हें कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब उस काम को वो कितने दिन में पूरा कर लेंगे यदि दोनों करें तो ये क्या बोल रहा है, ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसे कितना 9 दिन में, ऐसे ही बताया था मैंने, ठीक है ना। अब इनकी क्या निकालेंगे हम, एक दिन की क्षमता निकालेंगे। एक दिन की क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या लेंगे, देखो 9 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, तो 9 का जो बड़ी संख्या उसका पहाड़ा पढ़ो, क्योंकि 6 से नहीं कटेगा, 9 से तो कट जाएगा, 9 दूनी 18, तो 18 6 से भी कटेगा और 9 से भी, तो 6 तिया 18 और 9 दूनी 18, 3 और 2 कितना 5, इन दोनों को जोड़ लो, है ना। ये इनकी एक दिन की क्षमता आ गई, एक दिन की, है ना, एक दिन की। अब देखो, अब जो ए है ना वो क्या बोला है, ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी इसी 9 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आप कह सकते हो कि 18/5,
है ना, 18/5। तो 18/5 का मतलब 5 तिया 15 और 3 18/5। 3 सही 3/5 दिन में वो दोनों मिलेंगे ना, तो 3 सही 3/5 दिन में पूरा कर लेंगे दोस्त। 3 सही 3/5 दिन में वो काम को पूरा कर लेंगे। तो उम्मीद कर सकता हूँ ये वाला सवाल भी आपकी समझ में आ गया होगा। 8वां नंबर भी फटाफट से 9वां नंबर देखते हैं भाई। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत बताइए। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत बताइए। मेरे दोस्त एक बात बताओ, देखा आप अभी 100 को भूल जाओ, मैं अगर बात ये करूं कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का या धन पूर्णांकों का, धन पूर्णांक मतलब पूरा पूर्णांक है ना, पूर्ण अंक यानी पूरा अंक, और वो धन हो यानी पॉजिटिव हो, है ना। तो अगर मैं 5 की बात करूं तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, है ना। तो इनका अगर मैं औसत की बात करूं तो सबसे पहले हम औसत में पता क्या करते हैं, औसत बराबर होता है, औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बटे, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो पद है ना, क्योंकि इसमें संख्या तो नहीं है, ये नंबर है, नंबरों का योग बटे नंबरों की संख्या, है ना। नंबरों का योग, अंकों का योग बटे अंकों की संख्या, या पदों का योग, इन सभी का योग मतलब जोड़, योग मतलब दोस्त, योग मतलब जोड़ बटे पदों की संख्या, यानी इनकी कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5, 5 ही तो है भाई, 5 का निकाला तो 5 ही तो संख्या है। तो अब इनका जोड़ कितना आएगा, 5 4 9 और 3 12, 9 और 3 कितना, 9 2 11 12, 2 14 1 15, तो इनका योग आ गया। अगर मैं इनकी औसत की बात करूं ना, तो हमने क्या निकाला, पहले इनका योग निकाला, तो इनका योग क्या आया, योग आया मेरे दोस्त कितना, 15 आया ना। मैं देखो 2 1 3 3 6 4 10 5 15, ठीक है 15 बटे में पदों की संख्या कितनी है 5, तो औसत निकल के आ गया कितना, 5 तिया 15, इनका औसत निकल के आ गया 3, मतलब ये वाला इनका औसत आ गया, ये वाला, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये 15 पता है कैसा आता है, ये 15 हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी है ना, ये आता प्रथम, इसमें अगर ये बोलता कि प्रथम 5 धन पूर्णांकों का औसत, तो यदि प्रथम की बात करें ना तो हम उसको मान लेते हैं प्रथम n, मान लो n की जगह मतलब कुछ भी बोल सकता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या या धन पूर्णांकों की संख्या, इनका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे भाई, सबसे पहले तो हमारा योग निकलता है ना, n प्रथम n धन पूर्णांकों का योग, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग बराबर क्या होता है, बराबर होता है दोस्त 1/2 n × n+1, ठीक है ना, 1/2 n × n+1, ये एक फॉर्मूला होता है। लेकिन आप इसको याद भी कर सकते हो और ना भी याद करो तो आप सीधा ध्यान रख लो कि देखो जो लास्ट की संख्या होती है ना, जो भी जिसका अंक आगे वो पूछ रहा है, ठीक है ना, उसको लिखना है और अगले ब्रैकेट में उसमें 1 जोड़ के लिखना है और बटे में 2 कर देना है, बस इतना करना है आपको, है ना। बटे में क्या कर देना है, 2 कर देना है। तो अब भी देखो कितना आएगा भाई, देखो 2 तिया 6, भाई देखो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 5 तिया 15, तो योग 15 आ गया, नहीं आ गया, तब भी 15 आया योग, हमने इनको जोड़ा, तो ये तो छोटी संख्या थी, हमने जोड़ लिया। अब जब ये 100 रहेंगी तो हम क्या इनको जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 100 तक। अब इनको जोड़ते चले जाओ, 9 + 99 + 98 + 97, ऐसे जोड़ते चले, बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसी के लिए मैंने एक चीज़ बताई, क्या बताई आपको, कि जो लास्ट वाली मतलब जो भी संख्या है, जो n की जो वैल्यू है, मतलब लास्ट जो संख्या बोल रहा है उसको लिख दो और अगले ब्रैकेट में उसमें 1 जोड़ के लिख दो, है ना, और बटे में 2 का भाग दे दो। अब देखो 2 से 50 ये कितने बार कटेगा, ये क्या निकल के आएगा हमारा, ये निकल के आएगा हमारा योग, ये औसत नहीं आएगा, ये योग निकल के आएगा। जब योग निकल के आ जाएगा तो औसत अपने आप निकाल ही लेंगे। तो ये कितना आ गया, देखो 50 गुणा में कितना 101। अब देखो 101 पंजे कितने होते हैं भाई, 100 पंजे 500 और 1 पंजे 5, तो 505 और 1 0, तो ये ऊपर आ गया 50 50, है ना। देखो अब इस सवाल पे आ जाओ, हम इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, अब सवाल पे आ जाते हैं। सवाल पे, सवाल क्या कह रहा है, देखो प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत, तो पहले मैंने योग निकाला, तो योग कितना निकल के आया, इतना निकल के आया, कितना निकल के आया 50 50। अब औसत की बात कर रहा है ना, तो जब वहाँ 5 का था तो 5 से हमने भाग दिया था, कितने अंक थे, 5 थे। अब इसमें कितने अंक रहेंगे, 100 अंक रहेंगे ना, तो इसमें 100 से भाग दे दो आप। देखो जब इससे भाग दूंगा मैं इससे, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है भाई।
मैंने सही किया, ठीक है। और कितना आ गया आंसर हमारा 50.5, क्योंकि देखो एक जीरो है ना नीचे, तो एक अंक के बाद में पॉइंट लगा दो 50.5, ये आपका आंसर आ गया दोस्त, ठीक है ना। तो औसत क्या निकल के आया हमारा औसत निकल के आया 50.5। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आपके ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा। नॉर्मल था क्वेश्चन था, टाइम क्यों लगा आपको समझाने की वजह से टाइम लगा, और जो चीज़ समझाई है ना वो आपकी समझ में आ भी गई होगी, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या है भाई। 10वां क्वेश्चन कह रहा है रुपया 988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना है ना, कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। कहने का मतलब ये है भैया, किसी को पैसे दिए कितने 988 रुपये दिए है ना, 18% की ब्याज पर, 18% है, ब्याज बड़ी तगड़ी ले रहा हो, 18% की ब्याज पर पैसे लिया। तो इसने कहा कि 5 वर्ष के अंत में, 5 वर्ष के बाद में वो उसको कितना, मतलब क्या, सिर्फ ब्याज पूछ रहा है इसमें, क्या पूछ रहा है कि सिर्फ ब्याज, कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो भैया देखो ये साधारण ब्याज है ना, अंत में साधारण ब्याज है ना, इसमें देखो लिख दिया उसने कि साधारण ब्याज पर। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है दोस्त, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, देखो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में कितना 100, है ना। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी कि हम बोल सकते हैं ये साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर, ये मूलधन क्या होता है, प्रिंसिपल, है ना, रेट टाइम अपॉन 100, ऐसे आप याद कर सकते हो। यानी कि SI बराबर PRT अपॉन 100, ये होता है SI बराबर, यानी कि जब ब्याज निकालना हो, साधारण ब्याज निकालना हो तो PRT बटे 100, है ना, कि PRT बटे 100। अब देखो प्रिंसिपल कितना है, यानी कि अमाउंट, मूलधन कितना है हमारा 988, हमें साधारण ब्याज ही तो निकालना है, तो हमारा मूलधन कितना है 988, दर कितनी है 18%, गुणा समय कितना है 5 वर्ष का। अब ये जो परसेंट की वजह से तो नीचे 100 आता है, बटे में 100। अब एक बात बताओ मुझे, 18 पंजे 90 हो जाएगा ऊपर, देखो 988 गुणा में 90 बटे में 100। अब इस एक जीरो से तो एक जीरो कट गया पूरा। अब 988 निम्मा कितने होते हैं, देखो 9 अट्ठे 72 का 2, इधर ही कर लो, 9 अट्ठे 72 का 2 हासुल 7, 9 अट्ठे 72 और 7 79 का 9 हासुल क्या 7, और 9 ने 81 और 7 88 बटे में कितना मेरे दोस्त 10। अब एक पॉइंट यहाँ एक 10 है ना, तो एक जीरो नीचे, अगर 2 जीरो होती तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाता। अब एक जीरो है तो एक अंक के बाद में क्या लग जाएगा, पॉइंट, दशमलव लग जाएगा, तो 889.2 या जीरो कर सकते हो। तो ये आपका आंसर आ गया दोस्त, ठीक है ना, ये आपका क्या आ गया आंसर। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा। हाँ मूलधन गुणा दर गुणा में 100, ठीक है ना, ये होता है। चलो, तो उम्मीद कर सकता हूँ कि 10 सवाल आपके समझ में आ गए होंगे। ऐसे धीरे धीरे आपने एक चीज़ देखी होगी कि मतलब क्वेश्चनों का थोड़ा सा लेवल भी मतलब बढ़ता जा रहा है, और क्वेश्चन अलग अलग टाइप के मतलब अब इसमें आपके आते जा रहे हैं, है ना। औसत का भी आपको देखने को मिल गया, परसेंटेज का भी देखने को मिल गया, आपका साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट भी देखने को मिल गया, आपका क्या प्रॉफिट एंड लॉस का देखने को मिल गया, आपके नॉर्मल क्वेश्चन जो होते हैं आपके किसमें दोस्त, जो नंबर सिस्टम वगैरह में होते हैं वो भी आपको देखने को मिल गए, है ना। सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन भी देखने को मिल गए। तो धीरे धीरे मैं इसमें ना आपको सारा मतलब मैंने कह दिया कि आपको क्रीम रख दूंगा, बिल्कुल क्रीम निचोड़ करके आपको रख दूंगा। और अभी तो सिर्फ ये 10 सवाल कर रहे हैं हम, जैसे ही हम जब 20 और 25 क्वेश्चन करने लग जाएंगे ना, तो आप बस उनको नोट करते रहना और फिर अपने एग्जाम में देखना, लगातार प्रैक्टिस करते रहना, तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना दोस्त। तो चलो ठीक है, मिलता हूँ अगली क्लास में, अगली वीडियो में,
और तब तक के लिए विदा लेता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, जय हिंद।